Hello student, welcome back to the session number 5 of this sequence series. So all of you know that we are discussing this session for the JEE Mains, JEE Advanced. NDA, annual board, CUT एग्जाम्स. ठीक है, आप इन सेशंस को बढ़िया तरीके से देखो. दिस इज अ 5th नंबर सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बाकी भी चैप्टर हम लाइक कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं ऑनगोइंग चैप्टर. ठीक है, मैंने आपको पहले भी आई हैव लाइक मेंशन लॉट ऑफ टाइम कि इन सेशन का आपको कैसे इस्तेमाल करना है. दिस सेशन आर अप टू द एडवांस लेवल, जहां आपका दिमाग खुलेगा, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे. इन सेशंस के बाद यू कैन डेडिकेटली वॉच द प्लेलिस्ट ऑफ PYQs एज पर योर एग्जाम. अगर आपका टारगेट NDA है, एज पर्टिकुलर वॉच लाइक ये तो करने ही पड़ेंगे फॉर थ्योरी एंड फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर सम गुड लेवल ऑफ प्रैक्टिस. उसके बाद आप पर्टिकुलरली उनके PYQs करें टू गेट द लाइक एक हर एग्जाम का एक अलग अलग मैं कहता हूँ कि एक तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का. सो यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस दोस PYQs, है ना. समझ रहे हो, वो बात तो होती होती है. एडवांस का एक अलग तरीका है पूछने का, मेंस का एक अलग तरीका है पूछने का, बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं, आपके CUT में लगाते हैं. NDA का एक अलग तरीका है. अगर किसी ने NDA के क्वेश्चंस देखे हो तो वहां पर आपके लाइक कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आते हैं. यूपीएससी का फिक्स पैटर्न कह लो या यूपीएससी की आदत होती है क्वेश्चन पूछने की, जहां वो एक क्वेश्चन में लाइक 3-4 स्टेटमेंट देखता है, फिर पूछता है कि विच ऑफ द अबव आर ट्रू, 1 2 ओनली, 2 3 ओनली. एक वो पैटर्न है जहां एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ आपकी लाइक कैलकुलेशंस वगैरह सब चेक की जाती हैं. समझ रहे हो आप? तो वो एक अलग तरीका है. क्वेश्चन का लेवल में भी ईज़ी, बट कहीं न कहीं उसमें डेप्थनेस भी हो जाती है कई बार. और फिर एडवांस आप देखते हो कि कहाँ कई कॉन्सेप्ट मिक्स किए जाते हैं. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी होता है. ठीक है? सॉल्व करने में भी लेंथी होता है. थोड़ा आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है. तो ये सेशन आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे. ठीक है? सबसे अच्छी बात इन सेशन की है, चलो आज तो मैं काफ़ी आपको डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ें, बट यूजुअली आई डोंट वेस्ट मच टाइम. तो अच्छी बात ये है कि आपको बहुत कम टाइम में आपको एक अच्छे मतलब अच्छे लेक्चर्स मिल जाएँगे. सो लाइक कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़. ठीक है? उसके अलावा आई मस्ट से, ठीक है, मतलब एक बार सेशन करते हैं, बाकी वी विल कीप डिस्कसिंग दिस थिंग, स्ट्रेटजीज, ऑल दिस थिंग. यू आर ऑलवेज ओपन टू डिस्कस दिस थिंग. नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट where we are going to discuss the this chapter. Yes, start. So let's start with illustration number 6. देखो भाई, illustration number 6 क्या बोलता है? Let's come to the question. The second 31st and the last term of AP एज गिवन 7 3/4, 7 3/4 दी गई है, एक 1/2 दी गई है, एक -6 1/2 दी गई है. रिस्पेक्टिवली फाइंड द फर्स्ट टर्म और द नंबर ऑफ टर्म. पहली बात तो एपी को देख के एक दो चीज तो वैसे भी क्लियर हो जाती है. एक डिक्रीजिंग एबी है जिसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, तभी डिक्रीज करेगी ना, क्योंकि यहाँ देखो नेगेटिव में भी जा रहा है और एक वैल्यू रिड्यूस भी हो रही है. चलो कोई बात नहीं. फिलहाल एज पर द क्वेश्चन मुझे ए और मुझे n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और फर्स्ट टर्म निकालनी है. सेकंड टर्म का मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे a प्लस डी की वैल्यू दी गई है जो 7 3/4. इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 28 और 31/4. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ. उसके बाद मुझे शायद दी गई है 31st टर्म, यानी कि a प्लस 30d की वैल्यू दी गई. आई रिपीट, a प्लस 30d की वैल्यू दी गई है जो आपको दी गई है 1/2 भाई. उसके बाद अगेन आई रिपीट, आपको लास्ट टर्म ऑफ एपी दी गई है, मैं नंबर ऑफ टर्म n एज्यूम कर लेता हूँ. ऑब्वियसली लास्ट टर्म n-1d के साथ आएगी और जिसका मैं कहूँगा वैल्यू दी गई है आपको -13/2. यानी कि अभी आपके पास 3 इक्वेशन है. 1 मिनट में तो थोड़ा-सा अच्छी तरह से लिख लेता हूँ. ये -1/2 हो जाएगा. यहाँ थोड़ा-सा आपको अजीब तरीका से लग रहा होगा. इसको मैं ठीक कर देता हूँ. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ऑब्वियस बात है, यू कैन सी डायरेक्टली आल्सो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 का इस्तेमाल करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d. बड़ा सिंपल है. आई विल डू 2 - 1. इसको इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं नाम देता हूँ, आई विल डू, इसको भी 3 दे लेते हैं अभी. आई विल डू 2 - 1. यू कैन इजीली सी 29d आपका यहाँ आएगा. 31/4 है. सो मैं कहूँगा 1/2. 1 मिनट, 29d आया ना आपका, यहाँ कर लेते हैं. यहाँ आएगा 1/2 माइनस 31/4. तो 29d आपका हो जाएगा. दिस इज 8 माइनस ओके सॉरी 8 नहीं 5, -58/8 हो जाएगा. दिस विल बी 2. तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/4. तो यहाँ तक आई बिलीव कोई किसी को डाउट नहीं होगा. ऑब्वियसली बात है कि जैसे आप d पुट करोगे इन योर एनी ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू पुट इन माय इक्वेशन नंबर 1. मुझे यहाँ से मिल जाएगा एक मिनट, d की वैल्यू में -1/4 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा दिस इज a विल बी 8. ठीक है, a विल बी 8. जैसे ये 8 आ गया, आई कैन पुट बोथ द वैल्यूज a एंड d इन माय इक्वेशन नंबर 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ n. मतलब एक पार्ट तो क्वेश्चन का सॉल्व हो ही गया. सेकंड पार्ट के लिए मैं यहाँ 8 पुट करूंगा, n-1, d की वैल्यू -1/4 पुट करोगे, एंड दैट्स एक्चुअली इक्वल टू कितना दिया भाई, 1 -1/2 सॉरी, इसकी वैल्यू भाई -13/2 होगी ना. यहाँ -13/2 पुट करना था क्योंकि देखो ये था ना. तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू पुट इट -13/2.
एंड बस इसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह -8 मतलब इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने भाई। उसके बाद -n-1/4 करेंगे, दिस विल बी -16 एंड -29 आई कैन से। 16 हाँ, -29 अपॉन 2 कह दूँगा, दिस विल बी 2 ये इससे कट जाएगा भाई और ये 2 मतलब 58 तो n की वैल्यू 59 यानी कि नंबर ऑफ टर्म इस सीक्वेंस में इसकी लास्ट टर्म मेरे पास दी गई थी -1/2 यानी कि -13/2 होंगी 51। देखो अगर किसी को छोटा-मोटा वैसा डाउट आ रहा हो तो यहाँ वैसे आप कहोगे कि सेकंड टर्म में यहाँ 1 आया है, फिर 31st टर्म में 30 आया। आपको याद होगा कि जनरल टर्म का फॉर्मूला होता था a + n-1 तो उसी के बिहाफ पे ये चीज़ें सॉल्व करी हैं, मतलब एक कम होके आता था ना भाई, कोएफिशिएंट ऑफ d। चलो ये तो आपको सिंपल वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ओवर दिस। एक बार फटाफट पीरियड एंड सॉल्यूशन देख लेते हैं फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो वी विल सी हाउ टू राइट द क्वेश्चन स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। तो पहली चीज दैट इज Tn is equal to a plus n-1d है, we can get the first term and the common difference. Suppose a be the first term and d be the कॉमन डिफरेंस, ये हमने बात मानी। ऑब्वियसली बात T2 को आप पुट करोगे a प्लस डी जैसे मैंने किया था और 31st को आप a प्लस 31d पुट करोगे, इक्वेशन 1 2 दोनों की हेल्प से हमने निकाला d माइनस 1/4। ठीक है, आपकी क्योंकि रिवीजन भी हो जाती है, मैं तभी तो इनको प्रिडिक्टेड सॉल्यूशन को लेके चलता हूँ। a की वैल्यू आपकी 8 आ गई। ऑब्वियसली बात है Tn का जो आपका फॉर्मूला होता है उसको यूज करके आप a और d पुट करोगे, ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा a 59। हेंस आपकी a फर्स्ट टर्म है a 8 एंड योर नंबर ऑफ टर्म्स इज 59। आई थिंक इट इज क्लियर वेरी मच टू यू एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एंड illustration नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द टुडेस क्लास ऑब्वियसली। तो इसमें हम समझते हैं प्रूव दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द 3 अनइक्वल प्राइम नंबर। 3 अनइक्वल प्राइम नंबर है, ठीक है। अनइक्वल प्राइम नंबर फॉर अ टाइम बिंग मैं p q r मान लेता हूं, उनका स्क्वायर रूट बोला गया है वो भी लिख लेते हैं। कैन नॉट बी अ 3 टर्म्स ऑफ AP। अब ये चीज आपको लग रही होगी हाउ इट कुड बी यूजफुल। वैसे आप कहोगे कि 11वीं क्लास है, बोर्ड एग्जाम में तो होती नहीं है। चलो मान भी लिया नहीं है तो 11वीं के लिए भी अगर हम सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऐसा क्वेश्चन आप थोड़ा-सा यूज़लेस समझो। ठीक है, अब किसी के डाउट आएगा कि कहीं न कहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो मोस्ट मेरी मतलब मैं कहूँगा कि ऑडियंस है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो कहेंगे व्हाई टू डू दिस? भाई ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है, आपको ये मिथ नहीं लेके आना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर द बेस्ट फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, फॉर डेवलपिंग अ माइंडसेट, फॉर डेवलपिंग अस मैं कहूँगा कि सॉल्विंग स्ट्रेटजी भी बनाने के लिए, मतलब हर तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आर द बेस्ट। आपकी कई किताबें हैं जो सब्जेक्टिव बेस्ड हैं प्रॉपरली, जिसमें जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इन अ सच अ वे, ठीक है? उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, ओलंपियाड्स लेवल के, केवीपीआई लेवल के और भी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, मतलब ए दासगुप्ता कुछ और भी मतलब किताबें हैं, मैं एक बार यहाँ नाम नहीं लूँगा बट तो वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन करने बहुत मस्त है। एक बार आप करोगे तो यू कैन इवन फील दैट आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कोर कर सकते हो इंडिया में इन योर मैथ्स, ठीक है? चलो आई विल नॉट डिस्कस मच इन दिस सेशन अबाउट दैट बट आपको मेरा कहने का मतलब है डोंट टेक दिस क्वेश्चन एज़ इट इज़। इफ आई हैव पुट दिस क्वेश्चन इन दिस क्लास इट मीन्स इट इज़ फॉर सम यूज़, फॉर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग और व्हाटएवर। तो चलो ठीक है, मेन अंडरस्टैंडिंग आपको ये पता होनी चाहिए कि PQR तो मैंने ले लिया, उसका रूट ले लिया। अब मुझे बस ये प्रूव करना है कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ AP। ध्यान रखो पार्ट ऑफ AP से मुझे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि दीज़ 3 टर्म्स कैन नॉट बी पार्ट ऑफ AP मतलब कि ये हो सकता है कि ये कोई मेरी 3rd टर्म हो, ये 100 टर्म हो, ये मेरी 500वीं टर्म हो। समझ रहे हो? मतलब ऐसा भी पॉसिबल नहीं। एक तो देखो कई बार बोलता है कि जस्ट प्रूव दैट दे आर नॉट कंटीन्यूअस टर्म्स। मतलब हमें पता है ना कि एक टर्म A है तो अगली A प्लस D फिर अगली A प्लस 2D आएगी कंटीन्यूअस इक्वेशन। मतलब उन 2 के डिफरेंस मतलब सबसेडिंग माइनस प्रीसीडिंग का डिफरेंस D आता है। तो वो लॉजिक है हो गया। लेकिन इसमें तो भई अब मुझे ये प्रूव करना है कि AP का ही पार्ट नहीं। तो इसके लिए मैं एक बार स्टार्टिंग में आपको अप्रोच डेवलप करवाना चाहूँगा। आपको इसको अज़्यूम करना पड़ेगा दे आर द पार्ट ऑफ AP। समहाउ जो आपने स्टेटमेंट मानी एट द एंड जस्ट प्रूव दैट कि ये स्टेटमेंट मानने की वजह से ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत मानी थी हमने। आई रिपीट आपको आपने मानना पड़ेगा क्योंकि ये प्रूफ का तरीका भी ऐसा होता है यूजुअली आपने अपनी जूनियर क्लासेस में देखा होगा इन क्लास 7th 8th 9th में भी कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते थे। वी जस्ट अज्यूम दैट एंड देन से दैट स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी सो एडवाइस आवर assumption was wrong and assumption was wrong it means they are not the part of that whatever जो भी चीज होती है भाई। अब देखो यहाँ एक्सरसाइज करता हूँ मैं PQA दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स कम टू द वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ मैं इसमें एक चीज और कह रहा था कि दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली आई कैन राइट होल सॉल्यूशन बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द बेस्ट। थोड़ा सा मैं इसमें हेल्प लूंगा द रिटन सॉल्यूशन की। मेरा पार्ट है तो एक्सप्लेन करना नो मैटर। आप देखो पीपीटी से भी लोग एक्सप्लेन करते हैं पीपल राइट ईच एंड एवरीथिंग मतलब बाकी सब्जेक्ट में लाइक सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड ऑल दिस। तो मेन पर्पस इज टू गेट द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें मैंने आपको हिंट दे दिया दिस इज द यू। अब मैं एक हिंट और दे देता हूँ, इसको मैं सपोज मैं अपनी लैम्डा टर्म मान लूंगा, इसको मैं अपनी म्यूथ टर्म मान लूंगा, इसको मैं वीएथ टर्म मान लूंगा।
या फिर आप ए बी सी और कोई वेरिएबल ले लो भाई, मतलब सपोज इसको मैंने मान ली मेरी एथ टर्म, इसको बीथ टर्म, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब ए बी और सी टर्म या फिर मैंने लेमडा म्यू और वी टर्म मान के बोला है कि दे आर द रैंडम लाइक कहूँगा कि रैंडम नंबर, रैंडम पोजीशन इनमें भी, कोई थर्ड पे है, कोई 1000 पे है, कोई 50 पे है, मतलब रैंडम पोजीशन, बट आई जस्ट नीड टू प्रूव दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एपी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, नो मैटर व्हाट पोजीशन दे होल्ड। तो मैंने मान लिया कि ये लैम्डा टर्म है, ये नोड टर्म है, ये पीरियड टर्म है, ठीक है। ये मानने के बाद मैं सिंपल कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि अगर लैम्डा टर्म है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलूंगा कि रूट पी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज अगर मैं फर्स्ट टर्म को सपोज ए मान लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस देखो ए और डी मैंने माना, ए इज माई फर्स्ट टर्म एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस, तो ए प्लस, अब मैंने इसको लैम्डा टर्म माना तो लैम्डा माइनस 1 करूंगा इनटू डी, वैसे ही मेरा रूट क्यू आएगा, वैसे ही रूट आर आएगा। तो ये चीज मैं चलो लिख ही देता हूँ वंस आई राइटिंग, ए प्लस सॉरी ए प्लस म्यू माइनस 1, इसको मैंने म्यू टर्म माना है और इसको वीएथ टर्म माना है, तो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू राइट एज ए प्लस वी माइनस 1 इनटू डी। चलो काफी कुछ अगर आपको क्लियर है तो आई मस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर, ये सब कुछ क्लियर है, कैन बी पार्ट ऑफ द एपी रूट्स, ओके फाइन। अब बस मुझे ऐसा कुछ, मतलब मैंने इसको पहले एपी का पार्ट मान रखा है, अब एपी का पार्ट माना, ओके, एपी की जो बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मतलब या फिर किसी भी तरीके से कहो, अगर ये कंटीन्यूअस टर्म होती तो मैं क्या करता, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ बात बोल देता। अब डायरेक्टली वहां से कुछ नहीं किया जा सकता, बट कहीं ना कहीं जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने के मोटिव पे आऊंगा, आई विल गेट सम थिंग्स और आई विल गेट सम आइडियाज, आई विल गेट सम, मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनेगी जहां या तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी या वो ट्रू, ठीक है। डायरेक्टली मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट द स्टेटमेंट विच आई गेट कैन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। तो अब मैं प्रिडिक्टिव सॉल्यूशन की हेल्प लूंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसा तो टफ नहीं है, बट यस इट कैन बी हेल्पफुल। देखो सेम चीज है, मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर पी रूट क्यू हमने माना, ऑब्वियसली बात है, पी क्यू आर टर्म उनका अंडर रूट की बात करी गई है, नॉट फॉर द एक्चुअल, और पी क्यू प्राइम भी है, भी ध्यान रखना, पी क्यू आर लेमडा म्यू एंड वी टर्म माना, जिसकी वजह से ये जो जनरल फॉर्मूला होता है, जिसकी वजह से आई कुड राइट, ये आप छोड़ सकते हो ये पेज, इसमें ऐसा कुछ जैसे इन्फॉर्मेशन है जस्ट टू इलैबोरेट मोर, बट मेन पार्ट ये है कि मैं रूट पी को मैंने ऐसा लिखा, रूट पी को मैंने ऐसा लिखा, रूट आर को मैंने ऐसा लिखा। अब मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ और इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ, मैंने पहले ही बोला था यू जस्ट हैव टू डू अ डिफरेंस टू गेट द थिंग्स नॉट डन, क्योंकि कुछ डायरेक्टली बोल पाऊंगा, बट यस टू गेट सम आइडियाज। तो मैंने 1 माइनस 3 किया, आई गॉट दिस, मैंने 2 माइनस 3 किया, आई गॉट दिस। इसके बाद मैंने दोनों का ले लिया रेशियो, मतलब आई जस्ट डू 2/3, अगर सॉरी इसको 4 बोल लेते हैं, इसको 5 बोल लेते हैं, तो मैंने सिंपली 4/5 कर दिया। 4/5 करके मुझे ये मिल जाएगा, यहाँ से भी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बट आई थिंक कुछ और करते हैं। यहाँ से मैंने किया रैशनलाइजेशन करते मेरा न्यूमिनेटर तो बन जाएगा ये भाई, एग्जैक्ट ये जो डिनोमिनेटर बनेगा वो क्यू माइनस आर, जो आपको दिख रहा है यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तक का है, और ये तो मेरा ऑलरेडी था, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेशन, आई जस्ट वांट टू डू इट फास्ट, बिकॉज मेरा मोटिव है टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, ना कि पूरा लिख के टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो अप टू यहाँ हो गया, उसके बाद कुछ नहीं किया, राइट हैंड साइड इन्होंने वापस एज इट इज वैसे ही लिखी, ओके बस एक ये चीज को थोड़ा कर लिया, दैट इज जो क्यू सिंगल था उसको उधर लेके, सारी रूट वाली टर्म एक तरफ है और इधर एक तरफ है। अब अगर यहाँ ध्यान दो, राइट हैंड साइड को पहले ध्यान देते हैं, राइट हैंड साइड में इसको चाहे हटा लो एक बार के लिए, अगर आप ध्यान दो राइट हैंड साइड को, तो क्यू आपका एक प्राइम नंबर, फाइन, लैम्डा माइनस म्यू कोई नंबर होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा, कुछ भी होगा, मतलब एक नंबर आएगा, यहाँ पर भी एक नंबर आएगा, कोई रूट वूट का कोई अभी तक कोई जिक्र नहीं आ रहा, ध्यान दो। इन दोनों का मतलब नेचुरल नंबर बाय सम नेचुरल नंबर, ऑब्वियस सी बात है एक रैशनल नंबर बनेगा, यहाँ भी एक रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर टाइप की थिंग हो रही है, ये रैशनल, तो ये पूरा रैशनल आएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एंड नोबडी कुड बी पॉइंटेड आउट कि ये रैशनल कैसे हुआ, ठीक है, सब कुछ रैशनल है, सब कुछ रैशनल रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दो आपके राइट हैंड साइड पे, जिसके अंदर मैं एक बार अलग से लिख देता हूँ, जिसके अंदर आपको रूट पी क्यू, मतलब ये जो मैंने ये वाला पार्ट है, सॉरी ये वाला पार्ट है, और ये दो स्टेटमेंट यही लिखा हूं मैं, मतलब रूट पी क्यू प्लस क्या था पीछे, रूट पी आर माइनस क्यू आर। तो ये तीन चीज में अगर आप ध्यान दो, पी इंटू क्यू दोनों प्राइम इंटू प्राइम और उसका रूट, ऑब्वियस सी बात है ये आपका इरेशनल इरेशनल इरेशनल। फिर रिपीट करता हूँ, पी इंटू क्यू दोनों प्राइम है, मतलब आप रूट 3 इंटू रूट 11 जैसा, अब ये प्राइम है ये प्राइम है, तो प्राइम प्राइम तो ये इरेशनल इरेशनल, अब इरेशनल इंटू इरेशनल भी इरेशनल होता है, तो किसी तरीके से हो सकता है दिस होल पार्ट विल बी इरेशनल, क्योंकि इरेशनल का सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के बाद आप इरेशनल पे ही रहोगे अंटिल अनलेस दे आर नॉट सेम, सेम होने से तो कट सकते हैं ना, मतलब अदरवाइज यू विल रिमेन एट द इरेशनल पार्ट ओनली। तो इसके मतलब इरेशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल, and the statement which we have assumed earlier that they are the part of the AP is contradictory, hence they are not the part of AP. This is what I need to prove it out here. थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, आई लाइक मेरा मन था आई शुड डिस्कस द इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8 also in this session, but no matter, we'll discussing in the next session, so we'll be meeting very soon, keep till then keep learning, keep watching, and yes, we'll be meeting very soon.